हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनेरियो के बारे में। अभी रिसेंटली जो है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी और तुर्की को भी बहुत खुशी होगी। तो आज हम इस कंटेस्ट में बात करेंगे कि आखिर रिसेप तैयब एर्दोगन जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि अगर इंडिया कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, और उसके पीछे रिसेप तैयब एर्दोगन का क्या मकसद है, क्या उनका क्या मामला है कि ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस हैं, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं इसमें अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप ये रोटेशन वाइज चेंज होती रहती है, और उसमें हम देखें तो रोटेशन वाइज चेंज होती रहती है और हर 2 साल पे चेंज होती रहती है। तो रिसेंटली G20 समिट में पत्रकारों ने एक तरीके से अर्दोगन से पूछा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या चेंज होना चाहिए। तो अर्दोगन ने कहा कि हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज होना चाहिए, और ये चेंज जो है ऐसा होना चाहिए कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी और उनके देश को भी खुशी होगी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम जानते हैं कि रिसेप तैयब एर्दोगन ने कश्मीर मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है। एर्दोगन का मामला है कि कश्मीर जो है एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड है, और इंडिया ने इसको एक तरीके से मिलिट्री माइट के दम पे रोक रखा है। उसमें हम देखते हैं कि एर्दोगन का कहना है कि जो है पाकिस्तान का कश्मीर है और ये इससे किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जा सकता है। डिफरेंट वर्ल्ड के जो भी फोरम है, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, G20 का फोरम है, इन सब फोरम पे एर्दोगन कश्मीर मुद्दा उठाते रहे हैं। एर्दोगन के साथ पाकिस्तान भी कश्मीर मुद्दा उठाता रहता है, और बहुत पहले मलेशिया भी ये मुद्दा उठाता रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि आखिर एर्दोगन ने इतने बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया। एर्दोगन का कहना है कि पूरा वर्ल्ड इतना बड़ा है कि केवल ये 5 परमानेंट मेंबरों से नहीं चल सकता है, इसमें और ज़्यादा परमानेंट मेंबरों की ज़रूरत है। उनका ये कहना है कि जो इसमें 10 टेम्परेरी मेंबर हैं उनको भी एक तरीके से वीटो का पावर मिलना चाहिए, ताकि पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन हो सके, ये उनका कहना है। लेकिन अगर हम पूरे सिनेरियो की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि आखिर एर्दोगन ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है। तो अभी हम जैसा कि जानते हैं कि इस समय रसिया और यूक्रेन में एक तरीके से वार चल रहा है, और उसमें हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में यूक्रेन जो है एक तरीके से ग्रेन सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम देखें तो एक तरीके से यूक्रेन जो है तुर्की को भी ग्रेन सप्लाई करता है, और सबसे ज़्यादा इस समय गेहूं और चावल की पैदावार भी सबसे ज़्यादा यूक्रेन में ही होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें एक तरीके से जो है युद्ध होने के वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्रेन एक्सपोर्ट करने में यूक्रेन को। इसमें रिसेप तैयब एर्दोगन ने ये कहा है कि क्यों ना हो रसिया से एक तरीके से बात किया जाए। एर्दोगन ने रसिया से बात की तो रसिया ने कहा कि ऐसे अगर हम सिर्फ ब्लैक सी पे अलाउ करेंगे जाने के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हथियार लाद के एक दूसरे देश भेज सकते हैं यूक्रेन में। तो तुर्की ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम जो है तुर्की के भी नेशनल्स को बैठाएंगे, रसिया के नेशनल्स भी रहेंगे और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल्स भी बैठेंगे, और उसमें हम एक तरीके से इंस्पेक्शन का काम करेंगे कि आर्म का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूक्रेन के अंदर या बाहर ना हो पाए, इसको हम एक तरीके से सुनिश्चित करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरीके से रसिया इस पे रसिया इस पे एग्री हुआ था, लेकिन उसके कुछ समय बाद रसिया ने एक तरीके से मना कर दिया। रसिया का कहना था कि इससे रसिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस डील से। तो फूड ग्रेन का जो डील है, इससे रसिया को जब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था तो रसिया ने तुर्की के सामने एक डिमांड ये रखी कि रसिया पे एग्रीकल्चर पे जो सेक्शन वेस्टर्न कंट्री के द्वारा लगाया गया है उस सेक्शन को ये उठा लें, मतलब सेक्शन को हटा दे एक तरीके से।
तो उसमें हम देखते हैं कि प्रतिबंधों के हट जाने के बाद रसिया पे बहुत सारी प्रतिबंध जो है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा लादी गई हैं। अगर ये प्रतिबंध हट जाती हैं तो रसिया का जो इस समय वहाँ की जो रूबल करेंसी डिप्लीट हो रही है वो फ्यूचर में डिप्लीट नहीं होगी और वो एक तरीके से स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन इसको वेस्टर्न कंट्री ने नहीं माना, स्पेशली अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने इस चीज़ को कोई महत्व नहीं दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि रसिया के द्वारा बार बार एक तरीके से वेस्टर्न कंट्री के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है वेस्टर्न कंट्री से कि एक तरीके से हमारे ऊपर जो आप लोगों ने प्रतिबंध लगाया है उसको आप हटा लीजिए, ताकि जो है हमारी इकोनॉमी एक तरीके से स्मूथ चल सके। अब इसमें अर्दोगन का क्या मानना है? इस समय अर्दोगन का मानना है कि इंडिया का रसिया से बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है और इंडिया अगर रसिया से किसी भी मामले में कोई रिक्वेस्ट करता है तो रसिया उसको एक तरीके से मना नहीं कर पाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि G20 की जो मीटिंग न्यू दिल्ली में चल रही थी उसमें इंडिया ने रसिया को बिना नाराज़ किए G20 में बहुत सारे प्रस्तावों को पास करा लिया। जब सारे प्रस्ताव एक तरीके से एग्रीमेंट जो दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाने जाते हैं, जब ये सारे डिक्लेरेशन हो गए तो उसमें रसिया को इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कुछ भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। और उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से इंडिया ने केवल रसिया का नाम 3 ही बार लिया और उसमें बहुत ज़्यादा यूक्रेन वार का एक तरीके से इंडिया ने जिक्र नहीं किया था। इन सब मैटरों को देखते हुए रिसेप तैयब अर्दोगन की एक तरीके से ये भूमिका है कि किसी भी तरीके से इंडिया के रास्ते जो है रसिया को मनाया जाए और ये जो एक तरीके का ग्रीन डील है इसको पुनः एक तरीके से बहाल किया जाए। थैंक्स गाइस, आज के लिए।